डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्विंग का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 351 में एक गिवन है कि एक टेप है 50 मीटर की जिसका वेट 4 केजी है और 5 केजी के टेंसाइल फोर्स से हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो सैग यहाँ पे पूछा गया है। तो मोस्टली तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि सैग करेक्शन जो है वो कितना होगा। अगर सैग करेक्शन पूछा है इट मीन्स हमसे डिफरेंस पूछा है कि अगर हम इस लाइन के अलोंग मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, वो कितनी ज्यादा होगी अगर हम स्ट्रेट वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करें उससे। हमें डिस्टेंस तो ये हॉरिजॉन्टल वाली ही मेजर करनी है, बट टैप है वो स्ट्रेच नहीं है पूरी तरीके से, उसमें सैगिंग हो रही है और इस वजह से हम ये वाली डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसका तो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, यह होता है W²L/24P²। बट यहाँ पे इसने बोला है सैग, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि h की वैल्यू पूछी हो, मैक्सिमम जहां पे सैग है मिड पॉइंट पे उसकी वैल्यू पूछी गई हो। तो ये तो सैग करेक्शन का फॉर्मूला है। h जो सैग है इसका फॉर्मूला होता है WL1D1/8P। D1 यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है, L1 ये है और D1 ये है। यहाँ पे L1 हमें पता है 50 मीटर है क्योंकि टोटल टेप की जो लेंथ है वो 50 मीटर है और इस तरीके से टेप है वो स्ट्रेच की गई है। D1 हमें पता नहीं है, बट हमने सैग करेक्शन का फॉर्मूला पता है। तो अगर हम सैग करेक्शन इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 50 डिवाइडेड बाई 24/5 × 5। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 मीटर। इट मीन्स ये डिस्टेंस अगर 50 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस है ये होगी 48.67 मीटर। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई। W × L1 है, टोटल वेट है टेप का जो कि गिवन है 4 kg। तो 4 × 48.67 डिवाइडेड बाई 8 × 5। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर 4.867। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना तो ये वाला अवेलेबल है ना ये वाला अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डेटा में आई थिंक मिस्टेक हुई है। प्रोसीजर है वो ये इस तरीके से ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 352। क्वेश्चन 352 में पूछा है कि रैंडम एरर है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। रैंडम एरर जो एक्यूमुलेट हो रही है ये प्रोपोर्शनल होती है √n के, और n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। रैंडम एरर या फिर इसको प्रोबेबल एरर भी बोला जाता है काफी बार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन 353। क्वेश्चन 353 में गिवन है कि वो एडिशनल लाइंस जो कि हम यूज करते हैं करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ चैनल सर्वेइंग चेक करने के लिए। तो ये लाइंस होती है चेक लाइंस या प्रूफ लाइंस भी बोला जाता है इनको। बट काफी बार टाई लाइंस जो है उनको भी एज ए चेक लाइन हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये मेन लाइन है चैन सर्वेइंग की, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करके इस ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर दिया, तो है तो ये एक टाई लाइन, बट काफी बार इसको एज ए चेक लाइन भी यूज कर लिया जाता है। तो फिर यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 354। 354 में स्टेटमेंट गिवन है ट्रैवर्स के रिगार्डिंग और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ए में गिवन है कि ये कोई फ्रेमवर्क है जो कि बना होता है सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस जिनकी हम लेंथ मेजर करते हैं और डायरेक्शन मेजर करते हैं, उसको हम ट्रैवर्स बोलते हैं। तो ए सही स्टेटमेंट है। बी में गिवन है कि एक सिस्टम है सीरीज ऑफ लाइंस का जो कि एक सर्किट बनाते हैं और वो उसी पॉइंट पे एंड होते हैं जिस पे अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। तो बी भी करेक्ट है। सी और डी स्टेटमेंट है कंट्रोल ट्रैवर्स और फ्लाई ट्रैवर्स के रिगार्डिंग है, तो इतने कॉमन ये टर्म्स नहीं है, किसी बुक में आपको मिलेगा भी नहीं इजीली। जो मोस्टली हम बुक यूज करते हैं उनमें इसके बारे में मेजर जो क्लासिफाई किया होता है वो ओपन और क्लोज ट्रैवर्स में किया होता है, उसी पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ट्रैवर्स और फ्लाई ट्रैवर्स को आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जितने क्वेश्चंस में है उसमें जितना चाहिए उतना याद रखो, उतना सफिशिएंट होगा।
इसके अलावा कहीं पे भी गुप्ता एंड गुप्ता या किसी भी कोई दूसरी पब्लिकेशन की आप बुक देखोगे, उसमें आपको इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो इसी बुक से आएगा। तो सी और डी है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी में दिया है कंट्रोल टावर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कि ये एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होता है जो कि पहले से फिक्स किया गया है सर्वे सिस्टम पे, और दूसरे किसी पॉइंट पे एंड होता है, तो कंट्रोल टावर्स है। और अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको फ्लाइट टावर्स बोला जाता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे भी सारे ही सही है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 355 भी काफी इजी है, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे जो कि पहले भी हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ए में गिवन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और उसको वेरिएंस भी बोला जाता है, मैग्नेटिक वेरिएंस भी बोला जाता है, वेरिएंस ऑफ कंपास भी बोला जाता है। तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि वो इमेजिनरी लाइन जो कि पास हो रही है उन पॉइंट से जिनका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम है, इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। और ऐसी आइसोगोनिक लाइन जो ऐसे प्लेसेस से पास हो रही है जहां पे डिक्लिनेशन 0 है, तो उसको हम बोलेंगे अगोनिक लाइन। तो सी भी करेक्ट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 356। 356 में दो लिस्ट गिवन है और हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में डायरेक्शन गिवन है, लिस्ट 2 में अजीमुथ गिवन है। एक तो चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर हम ये सर्वेइंग कर रहे हैं, जो प्लेन सर्वेइंग है या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाली सर्वेइंग है, इन सब में अजीमुथ का मतलब बीरिंग ही होता है, बट वो बीरिंग होती है वो होल सर्किल बीरिंग होती है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वहां पे अजीमुथ का मतलब काफी डिफरेंट होता है, बट एस्ट्रोनॉमी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है सर्वेइंग में, मोस्टली एग्जाम के सिलेबस में होता भी नहीं है। तो ये यहाँ पे अजीमुथ का मतलब है होल सर्किल बीरिंग। तो ईस्ट का बोला है तो ईस्ट की होल सर्किल बीरिंग होती है 90 डिग्री, तो ए का हो जाएगा 1। नॉर्थ का हो जाएगा या तो 0 होगा या 360 होगा, तो 0 ऑप्शन में है नहीं, तो 360 हो जाएगा। सी में है वेस्ट, वेस्ट का मतलब यहां से लेके यहां तक आएंगे। एक ही करेक्शन है, ये 270 डिग्री होगा, 78 डिग्री नहीं है, तो सी का हो जाएगा 3, और डी का साउथ का हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शंस में 1, 4, 3, 2 देखते हैं, तो ये गिवन है यहाँ ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 357। क्वेश्चन 357 काफी इजी है। यहाँ पे गिवन है कि डिक्लिनेशन जो है नीडल का वो 10 डिग्री वेस्ट है, और कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। तो पहले तो हमने ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना दिया। उसके बाद मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होगा, मैग्नेटिक साउथ है वो इधर होगा। अब यहाँ पे बीरिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ए में बोला कि अगर होल सर्किल बीरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं इट हैज टू बी माइक्रोज बाय 10 डिग्री। तो ट्रू मेरिडियन, ट्रू बीरिंग और मैग्नेटिक बीरिंग दोनों की होल सर्किलिंग बीरिंग में 10 डिग्री का डिफरेंस होगा। जैसे कि ये कोई लाइन है, इसकी ट्रू बीरिंग चाहिए तो हम ये वाली लेंगे, अगर मैग्नेटिक बीरिंग चाहिए तो हम ये वाली बीरिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इनमें 10 डिग्री का डिफरेंस होगा दोनों में, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो। तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है ये ओ ए, इसकी ट्रू बीरिंग है वो ये वाला एंगल होगा। अगर इसका मैग्नेटिक बीरिंग हमें चाहिए तो हमें उसको 10 डिग्री से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगल बना रहे हैं हम ये मैग्नेटिक बीरिंग है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ट्रू बीरिंग से मैग्नेटिक बीरिंग निकाल रहे हैं तो करेक्शन है वो पॉजिटिव होगा। और सेम चीज एप्लीकेबल होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे है क्वाड्रेंटल बीरिंग की बात हो रही है तो हम ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं ट्रू बीरिंग में, और मैग्नेटिक बीरिंग में हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे, तो दोनों एंगल में 10 डिग्री का डिफरेंस होगा। और अगर ट्रू बीरिंग से मैग्नेटिक बीरिंग निकाल रहे हैं तो 10 डिग्री का हमें पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना होगा। तो बी भी करेक्ट है। सी में गिवन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक लाइन है ये ओबी, इसकी ट्रू बीरिंग होगी ये वाली, सॉरी मैग्नेट जो ट्रू साउथ से जो डिस्टेंस एंगल है, एंगुलर डिस्टेंस वो है ट्रू बीरिंग, तो वो होगी ये वाली
एंगल, और मैग्नेटिक बीयरिंग जो होगी वो होगा मैग्नेटिक साउथ से जितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल। तो ट्रू बीयरिंग से मैग्नेटिक बीयरिंग निकालने के लिए हमें करेक्शन लगाना होगा, वो नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक कम आएगी 10 डिग्री से। तो सी भी यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 358। क्वेश्चन 358 में जो स्टेटमेंट गिवन है फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग के रिगार्डिंग, तो दो स्टेशन है कोई ए बी, तो ए बी की जो फोर बीयरिंग है वो ये वाला एंगल होगा। ए बी की बैक बीयरिंग मतलब ए बी को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, जैसे ये वाली लाइन है, तो इसकी जो बीयरिंग होगी वो होगी ए बी की बैक बीयरिंग, जो ये वाला एंगल है। तो ए में गिवन है कि ए बी की जो फोर बीयरिंग है वो ए बी की फोर बीयरिंग है, तो ये तो कुछ डिफरेंस नहीं है कि ए बी की फोर बीयरिंग तो फोर बीयरिंग के इक्वल ही होगी ऑब्वियसली। ए बी की बैक बीयरिंग है वो बी ए की फोर बीयरिंग के इक्वल है। ए बी की बैक बीयरिंग मतलब ये वाला एंगल, बी ए की फोर बीयरिंग मतलब बी ए इस डायरेक्शन में है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाते तो यही वाली लाइन मिलेगी हमें। तो जो ए बी की बैक बीयरिंग थी वही बी ए की फोर बीयरिंग होगी, जो कि ये वाला एंगल होगी। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी में बोला है कि ये 180 डिग्री से डिफर करते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि अगर ए बी की फोर बीयरिंग ले रहे थे तो हम ये वाला एंगल ले रहे थे, अगर बैक बीयरिंग ले रहे हैं तो नॉर्थ से लेके इस लाइन तक का एंगल ले रहे हैं। अगर ये फोर बीयरिंग θ1 था ये वाला एंगल, तो बैक बीयरिंग वाला हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट के लिए है। अगर बाकी किसी क्वाड्रेंट में होता तो थीटा माइनस 180 भी होता है, तो सी भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 359 में अगेन स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ए और बी स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट रेशियो के रिगार्डिंग। डिस्प्लेसमेंट रेशियो से यहाँ पे मतलब है कि अगर थीटा एंगल कोई आर्क सेंटर पे बना रहा है तो उसका जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसकी जितनी रेडियस है उन दोनों का रेशियो। जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है तो आर्क हो जाएगा आर थीटा और रेडियस हो जाएगी आर, तो डिस्प्लेसमेंट रेशियो हो गया थीटा, जो कि हमेशा रेडियन में होगा। इस तरीके से अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं कहीं पे भी थीटा की तो हमेशा रेडियन में होता है। अगर हम साइन थीटा या कोस थीटा के अंदर अगर थीटा ले रहे हैं तो डिपेंड करता है, हम रेडियन में भी ले सकते हैं, हम डिग्री में भी ले सकते हैं। तो ये थीटा होगा रेडियन में, लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि 1 सेकेंड का अगर आर्क है, ये एंगल अगर 1 सेकेंड है, तो उस केस में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट रेशियो। तो मतलब इसका जो थीटा यहाँ पे है वो है सेकेंड्स में, और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, 1 डिग्री इक्वल होगा 1 पाई अपॉन 180, और 1 सेकेंड हो जाएगा 60 इंटू 60 डिग्री को हमने पहले मिनट में किया 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेकेंड में कर दिया। तो इस तरीके से जो सेकंड में एंगल हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू सेकंड में गिवन है, उसको अगर हम 160 इंटू 60 इंटू 60 से डिवाइड करें, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/206265। तो 265 को यहाँ पे इसने राउंड ऑफ करके 300 लिख दिया है, तो यहाँ पे आंसर सही है, ऑप्शन ए है वो। ऑप्शन बी में इसने बोला है कि एंगल है वो यहाँ पे डिग्री में है, तो सेम ए में हुआ वैसे ही है, बट डिग्री में है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉरी, बट सेकंड को नहीं कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो भी एंगल है उसको 180 से एंगुलर एरर जो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C√n। n यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ स्टेशंस है, तो सी भी करेक्ट है। डी में बोला है कि लीनियर मेजरमेंट में अगर कोई एरर आ रही है तो वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी करेक्ट है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसमें जो एरर आ रही है उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 360 में गिवन है कि कोई ट्रेवर्स है क्लोज्ड ट्रेवर्स, उसके राइट हैंड वाले एंगल्स और लेफ्ट हैंड वाले एंगल्स है, उनका डिफरेंस कितना।
तो डिफ्लेक्शन एंगल होता है कि कितने डिग्री के एंगल से हम डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और अब डायरेक्शन ये हो गई, तो इतने डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। और ये डिफ्लेक्शन हुआ राइट हैंड साइड में, अगर इधर की तरफ फेस किया हुआ आपने तो ये राइट हैंड की तरफ आप मुड़ रहे हो, तो ये हुआ राइट हैंड एंगल, या फिर ऐसा भी बोला जाता है क्लॉकवाइज मेजर्ड एंगल। दूसरा होता है लेफ्ट हैंड एंगल, जैसे कि यहां से जाते जाते डायरेक्शन तो ये थी बट हम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ इधर मुड़ गए, ये ट्रेवर्स था वो ऐसे गया, अगला लाइन ऐसे है, तो ये डायरेक्शन थी लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़े हैं, तो लेफ्ट हैंड एंगल इसको बोला जाता है। और ये एंगल हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज एंगल भी बोला जाता है। इसको हम चेक के लिए भी यूज करते हैं, जब क्लोज ट्रेवर्स में जो कि डिफ्लेक्शन एंगल से बना हुआ है उसमें अगर चेक लगाना है तो हमें ये 360 डिग्री का जो रिलेशन होता है इनमें डिफरेंस में, उसको हम यूज करते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा हम समझना चाहो तो हम एक सिंपल सा एक ये ट्रेवर्स लिया मैंने यहाँ पे, जिसमें सारे के सारे एंगल्स हैं वो राइट हैंड एंगल ही है, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्लोज ट्रेवर्स के डिफ्लेक्शन एंगल है राइट हैंड एंगल। तो लेफ्ट हैंड एंगल तो यहाँ पे 0 है और राइट हैंड एंगल होने चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो 360 डिग्री होता है। और ये लग भी रहा होगा कि ये सारे एंगल्स मिलके एक फुल सर्किल बना रहे हैं, फुल क्लोज सर्किल। क्वेश्चन 361 में गिवन है कि एक पॉइंट है जो कि इनएक्सेसिबल है, उस पॉइंट से हमें एक पैरेलल बनानी है लाइन AB के, और नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है कि AB है वो A और B के बीच की डिस्टेंस है, PAM कोई एंगल है A, जहां पे M है वो BA प्रोड्यूस्ड पॉइंट है। अगर जैसे ये B है, यहाँ पे A है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो वहां पे कोई पॉइंट आ रहा है M, और हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी ज्योमेट्री अप्लाई करनी है, कुछ नहीं है। ये P पॉइंट है जिस पे से हमने ये A और B को कनेक्ट किया। यहाँ पे दो ट्राइंगल अवेलेबल हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम इसमें tan थीटा की फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो एक बार तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे PNA, तो हम लिख सकते हैं tan A विल बी इक्वल टू PN परपेंडिकुलर अपॉन बेस AN। सेम इसी तरीके से बाहर वाले ट्राइंगल पे भी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला PBN, tan B विल बी इक्वल टू PN अपॉन NB। हमें कैलकुलेट करना है PN, AB और एंगल्स स्मॉल a और स्मॉल b के टर्म में। तो AB हमें पता है कि इक्वल होगा NB माइनस NA के। NA है हम यहां से निकाल सकते हैं, NB हम यहां से निकाल सकते हैं, तो NB इक्वल हो जाएगा PN अपॉन tan B, जिसको हम लिख सकते हैं PN इंटू कोट B। तो PN इंटू कोट B माइनस PN इंटू कोट A, इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ये इक्वल है AB के, और सिंपल है PN है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगा AB अपॉन कोट B माइनस कोट A। तो देखते हैं हम अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किया ऑप्शन AB अपॉन कोट B माइनस कोट A का फॉर्मूला, ये अवेलेबल है ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 362 में पूछा है कि प्रोबेबल एरर जो है वो किसी लेंथ के मेजरमेंट में क्या होगी, जहां पे L है वो किसी ट्रेवर्स की लेंथ है और N है वो नंबर ऑफ लाइंस है, थीटा है वो प्रोबेबल एरर है एक बीरिंग में। तो हमसे फाइनल पूछा है, वो पूछा है लेंथ में कितनी एरर है। तो एक तो हमें पता है कि अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या n नंबर ऑफ लाइंस है तो ये प्रोपोर्शनल होती है एरर रूट n की। और दूसरा ये एरर हमसे पूछी गई है लेंथ में, एरर ओवर द होल लेंथ ऑफ द ट्रेवर्स ऑफ n लाइंस ऑफ लेंथ l, मतलब ट्रेवर्स की लेंथ में एरर पूछी गई है। तो एरर की यूनिट वही आएगी जो कि लेंथ की यूनिट है। तो लेंथ की यूनिट के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया,
इसमें तो रूट एन की टर्म ही नहीं आ रही है, एन का रेज टू पावर 1/3 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैंने पहले भी बोला था रूट एन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इस पे, और ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से लिया गया है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट है, तो उसका समझना पॉसिबल नहीं है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो ये रूट एन के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल्ड ट्रेवर्स के रिगार्डिंग। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, कंट्रोल ट्रेवर्स एक बहुत लिमिटेड सा टॉपिक है, जिसमें आर्गोर के अलावा कहीं पे भी उसके क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हैं, तो आपको इस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऑप्शंस में जो गिवन है वो याद रख सकते हो। और मोस्टली इसमें अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं कंट्रोल्ड ट्रेवर्स के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू ही हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रख लो, यहाँ पे इतना सफिशियंट है। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 364। 364 में पूछा है कि कोई एडजस्टेंट बीयरिंग है, तो उसमें जो एरर है वो मिडिल में कितनी होगी। तो जैसे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एरर होती है वो रूट एन के प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरा यहाँ पे जो एरर होगी वो आर, अगर यहाँ पे एंगल है तो आर रूट एन के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये तो होगी टोटल जो लाइन है उसके टोटल, सॉरी जो ट्रैवर्स है उसके एंड पॉइंट पे, और अगर मिडिल पे देख रहे हैं तो फिर इसका हाफ हो जाएगा। आर रूट एन टोटल ट्रैवर्स में एरर होती है, जो कि लास्ट के पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट होते होते एरर बनती है, मिडिल के पॉइंट पे देखें तो इसकी हाफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 365 में कि ये लिस्ट गिवन है, दो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें मैच करना है। एक यहाँ पे गिवन है लेवल सरफेस और लेवल लाइन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम काफी बार हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल देते हैं। लेवल सरफेस मतलब ऐसी एक सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के। इस सरफेस पे अगर हम कोई लाइन बना दे तो वो होती है लेवल लाइन, और उसका भी हर एक पॉइंट है वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के। अगर इस लेवल सरफेस के किसी एक पॉइंट पे हम टेंजेंशियली कोई प्लेन बना दें तो वो होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम मैच करें तो ए बी सी डी, ए बी है लेवल लाइन, तो एक लाइन जो कि नॉर्मल है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स, तो लाइन यहाँ पे दो है, ऑल पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर है तो वो लेवल लाइन होगी। नेक्स्ट बी में है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में। यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एक तो प्लेन नहीं है, लाइन है, और ऑल पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये सिर्फ एट द पॉइंट परपेंडिकुलर, सिर्फ एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो बी का यहाँ पे होगा 1। सी का लेवल सरफेस है तो सी का होगा 2, वो लेवल सरफेस, तो सरफेस यहाँ पे गिवन है जिसपे हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का तो प्लेन हो सकता है, बट लाइन तो प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे लाइन आएगा। और यहाँ पे जैसे इसमें मेंशन किया एट द पॉइंट, उस तरीके से यहाँ पे भी ऑल पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, एट द पॉइंट। और ये 3 1 2 4 आ रहा है यहाँ पे आंसर, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 366। क्वेश्चन 366 में स्टेटमेंट गिवन है और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है इन सब के पीछे, उनको डेप्थ में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, तो मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्टार्टिंग से सॉल्यूशंस देखें सीरीज में, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर मैं जितना एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो 366 में स्टेटमेंट ए में गिवन है कि जब हम बैक साइड और फोर साइड की रीडिंग लेते हैं लाइन ऑफ, तो लाइन ऑफ साइट है वो एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जैसे कि ये लाइन ऑफ साइट है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं करते हैं, पहले हम बैक साइड लेते हैं, उसके बाद फोर साइड लेते हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे सेम सेटिंग के साथ। तो लाइन ऑफ साइट दोनों में यही होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि स्टाफ रीडिंग हम मेजर करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड जो डिस्टेंस होती है,
तो यहाँ से ये वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंस है, यही हम मेजर कर रहे हैं जब हम स्टाफ रीडिंग ले रहे हैं, तो बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी में गिवन है कि जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में हम रीडिंग ले रहे हैं वो कोइंसाइड करेगा लेवल सरफेस के और जो कि पास हो रहा है टेलीस्कोप एक्सिस से। तो लाइन ऑफ साइट होती है वो लेवल सरफेस होती है और वो टेलीस्कोप एक्सिस से भी पास होती है, से कोइंसाइड करती है, सॉरी। तो सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये लेवलिंग की बात हो रही है, प्लेन लेवलिंग की, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट हम हमेशा हॉरिजॉन्टल रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी होती है जहाँ पे हम थोडोलाइट यूज करते हैं, लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, बट आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 367 में गिवन है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो स्टाफ को मूव नहीं करते हैं। दो प्रोसीजर होते हैं यहाँ पे, एक तो हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया एक जगह, उसके बाद हमें सबसे पहले उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए जैसे ये कोई पॉइंट है, इसका बेंचमार्क हमें पता है, तो हम सबसे पहले यहाँ स्टाफ रख के इसके पास में इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जैसे लगाया हुआ है और हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ताकि इसका जो भी बेंचमार्क है, इसका आरएल है, उसमें अगर हम ये स्टाफ रीडिंग ऐड कर दें तो हमें ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे हम स्टाफ रख के उस पॉइंट का हम आरएल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट को हमें शिफ्ट करना है नए पॉइंट पे, तो फिर हमें स्टाफ को अपनी पोजीशन पे रखना है, क्योंकि इस पॉइंट का आरएल हमने पहले पता किया हुआ है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट पहले चाहिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए जिसका आरएल हमें पहले से पता हो। तो जो भी लास्ट पॉइंट पे हमने आरएल लिया, हम स्टाफ को वहीं रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे। या फिर कहीं पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, जैसे यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, तो इस केस में इंस्ट्रूमेंट तो अपनी जगह स्टेशनरी रहेगा, स्टाफ पहले यहाँ पे रख के रीडिंग लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ पे कोई आगे पॉइंट है तो वहां पे लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी। 368 में अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, ए में गिवन है कि हम लेवल से लेवलिंग स्टाफ पे जो रीडिंग लेते हैं हम उसको साइट बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बैक साइड, फोर साइट, इंटरमीडिएट साइट, कौन सा साइट है, तो ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि बैक साइड वो फर्स्ट साइट है जो कि हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि हर बार हम बैक साइट लेते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जिसका आरएल हमें पहले से पता है, ताकि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकें। बी भी करेक्ट है। सी और डी में यहाँ पे करेक्शन है, फोर साइट यहाँ पे आएगा, बैक साइट है वो यहाँ पे ऊपर आएगा। फर्स्ट साइट ऑन ईच चेंजिंग पॉइंट इज ए बैक साइट एंड सेकेंड साइट ऑन ईच चेंजिंग पॉइंट इज ए फोर साइट। सेकेंड साइट इंटरमीडिएट साइट भी हो सकती है, फोर साइट भी हो सकती है। तो अगर आप इनको करेक्शन कर दो, फोर साइट को यहाँ रिप्लेस कर दो बैक साइड से और बैक साइड को कर दो फोर साइड से, तो फिर यहाँ पे सी और डी भी करेक्ट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि आंसर के में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 369। 369 में वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कैलकुलेट करने का गिवन है कि बैक साइड है, वो सबसे पहले तो हम ऐसे पॉइंट पे लेंगे जिसका एलिवेशन हमें पता है। अगर वो उसकी स्टाफ की रीडिंग बैक साइड की जो आ रही है वो अगर हम ऐड कर देंगे उसके आरएल में, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ये एक पॉइंट आप लोगों के लिए नया हो सकता है कि अगर इन्वर्टेड स्टाफ है तो उस केस में हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। कोई ऐसा पॉइंट जो कि लाइन ऑफ साइट से ऊपर लोकेटेड है, उस पॉइंट पे हम इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लेते हैं। जैसे कि लिंटल का लेवल लेना है, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, इसके छज्जा यहाँ पे निकला हुआ था बाहर की तरफ, इस पॉइंट का हमें आरएल पता है, ये हमारा बेंचमार्क है। तो जनरली हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बेंचमार्क का आरएल इसमें प्लस कर देते हैं बैक साइड की जो रीडिंग है। जब ग्राउंड पे स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ का जो स्टेशन है, बेंचमार्क है, वो लाइन ऑफ साइट से नीचे है, लेकिन अगर ऊपर हुआ, यहाँ पे हुआ, तो हमें इस पॉइंट का आरएल पता है और हमें ये लाइन ऑफ साइट का आरएल चाहिए, तो हम डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के बजाय माइनस करेंगे जो बेंचमार्क का आरएल है, आरएल ऑफ बेंचमार्क, इसमें से हमें माइनस करना होगा स्टाफ रीडिंग। तो इसको इसने बोल दिया कि यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे हैं, मतलब इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। इन्वर्टेड रीडिंग कहीं पे भी तब ली जाती है जब लाइन ऑफ साइट से ऊपर कोई पॉइंट लोकेटेड हो। तो सी भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 370। क्वेश्चन 370 काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और अगर ये समझ आएगा तो नेक्स्ट वाला आप 71 अपने आप कर लोगे। जब हम स्लोपिंग ग्राउंड पे अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो हमें एक इश्यू होता है, जैसे कि यह इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और इस तरीके से अप ग्रेडियंट है, जैसे अप स्लोप यहाँ पे इसने मेंशन किया है, तो अप स्लोप है, स्टाफ की रीडिंग 4 मीटर है और इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये है 1.5 मीटर। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम हम कितनी हाइट ले सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे स्टाफ रख सकते हैं कि हम रीडिंग ले पाए। अब देखो 3 केसेस मैंने यहाँ पे दिखाए हुए, एक हमने स्टाफ यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा। अगर स्टाफ ए पे है तो क्या आप रीडिंग ले पाओगे? नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो आपकी ऐसे जा रही है, आपको स्टाफ तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो आप रीडिंग नहीं ले पाओगे। आप सी पे रीडिंग ले सकते हो और मैक्स टू मैक्स आप बी पॉइंट पे रीडिंग ले सकते हो। इससे ज्यादा हाइट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका आरएल हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट का रीच ही नहीं है वहां तक, वो उसके बॉटम के नीचे से जा रही है। तो अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम काफी। ये हाइट हमें पता है 1.5 मीटर, स्टाफ की हाइट यहाँ पे 4 मीटर गिवन है, बट स्टाफ की हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैटर करेगी स्टाफ की हाइट। तो यहाँ पे जैसे ये है कोई डिस्टेंस डी, जिसपे ये बी वाला पॉइंट है जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम कोई पॉइंट नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि फिर हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ये मैं अगर एच से डिनोट कर रही हूं तो एच अपॉन डी हो गया स्लोप, जो कि गिवन है 1/10 के इक्वल। एच मैक्सिमम कितना हो सकता है? एच जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 1.5, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1.5 है। तो मैक्स टू मैक्स ये पॉइंट यहाँ पे बी आ सकता है। बी पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे ये हाइट देंगे तो ये 1.5, तो 1.5 अपॉन डी इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। और यहाँ पे करेक्शन है, ये 45 मीटर सी में गिवन है, यही आंसर है, बट ये 45 मीटर नहीं होगा, ये 15 मीटर होगा। और काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं है। अगर सी पे पोजीशन है स्टाफ की, आप रीडिंग नहीं ले पाओगे, बी पे है तो ले पाओगे। बी है वो ग्राउंड वाले पॉइंट से कितना ऊपर हो सकता है? जितना हमारे लाइन ऑफ साइट ऊपर है। लाइन ऑफ साइट हमारी ऊपर है 1.5 मीटर, तो बी पॉइंट है उसका जो है वो मैक्स टू मैक्स यहाँ से ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर हो सकता है। और स्लोप अगर 1/10 है तो 1.5 मीटर का हाइट का गेन होगा 15 मीटर में। उससे आगे के पॉइंट्स के लिए हम ए वाली सिचुएशन बनेगी और हम स्टाफ की रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये यहाँ पे करेक्शन आपको बुक में करना होगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।